नमस्कार। आज हम वेगा ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 2 जुलाई 2025 तक की ट्रेंड लाइन स्टॉक रिपोर्ट है, जिसमें शेयर की कीमत 108 रुपए और 25 पैसे बताई गई है। पहली नज़र में इसके पिछले रिटर्न के आंकड़े तो जैसे किसी सपने जैसे लगते हैं। पिछले 1 साल में 5000% से ज्यादा का रिटर्न। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंपनी की बुनियाद भी उतनी ही मजबूत है? क्योंकि जब हमने इस रिपोर्ट को गहराई से देखा तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं जो इस चमक पर सवाल उठाती हैं। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल, वो रिटर्न वाकई हैरान करने वाले हैं। 5206% 1 साल में। लेकिन कहानी का पहला सुराग हमें मिलता है कंपनी के डीवीएम स्कोर में। ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन के लिए तो ये योग्य ही नहीं है। अच्छा, क्वालिफाई ही नहीं करता? नहीं। और वैल्यूएशन स्कोर सिर्फ 21 है, जिसे ट्रेंड लाइन महंगा यानी एक्सपेंसिव मानता है। मतलब शेयर अपनी असल कीमत से शायद कहीं ज्यादा पर ट्रेड कर रहा हो। तो टिकाऊपन नहीं और मूल्यांकन महंगा, लेकिन आपने गिवीएम स्कोर कहा, इसमें एम भी तो है, मोमेंटम। हाँ, एम यानी मोमेंटम या गति, उसका स्कोर 68 है, जो तकनीकी रूप से मध्यम तेजी या टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश का संकेत देता है। तो यहीं से वो विरोधाभास शुरू होता है। महंगा है, टिकाऊ नहीं, पर फिलहाल तेजी में दिख रहा है। हाँ, और ये ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट में भी झलकता है ना? रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 42.9% मानदंड ही पूरे हुए हैं। मतलब 21 में से केवल 9 पास। ये तो साफ इशारा है कि कंपनी वित्तीय स्वास्थ्य और लगातार प्रदर्शन के कई पैमानों पर खरी नहीं उतरती। सही कहा। और जब हम महत्वपूर्ण अनुपातों की रेशियोज को देखते हैं तो तस्वीर और उलझ जाती है। पी अनुपात देखिए, टीटीएम बेसिस पर 551.5 है। 551? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ये इंडस्ट्री औसत से तो आसमान छूता हुआ ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार इस शेयर की हर रुपए की कमाई के लिए बहुत ऊंची कीमत देने को तैयार है, शायद कुछ ज्यादा ही ऊंची। और पीजी अनुपात भी 4.4 है। 4.4, वो भी तो 1 से काफी ज्यादा है। बिल्कुल, ये भी महंगे मूल्यांकन की ही पुष्टि करता है। और मुनाफे का क्या? जो असल कमाई होती है पूंजी पर, आरओई और आरओसी, उनके आंकड़े कैसे हैं? यही पर चिंता और बढ़ती है सर में। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 1.2% है। सिर्फ 1.2%? हाँ, और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5% है। ये दोनों इंडस्ट्री के औसत से बहुत बहुत कम है। ये बताते हैं कि कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे और कुल पूंजी पर कितना कम मुनाफा कमा पा रही है। ये दक्षता के लिहाज से बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के आंकड़े भले ही इंडस्ट्री औसत से कम हो, उनकी सालाना वृद्धि दर विस्फोटक रही है। रेवेन्यू ग्रोथ 3077.3% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम 125.5%। ये कैसे संभव है कि कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही है पर मुनाफा कमाने की क्षमता इतनी कमजोर दिख रही है? यही इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। मार्च 2025 के जो सालाना वित्तीय आंकड़े हैं उन्हें देखें तो कुल संपत्ति, शेयरधारक फंड, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, इन सब में जबरदस्त उछाल है। मिसाल के तौर पर वर्किंग कैपिटल में 13,555.1% की सालाना वृद्धि। 13,000%? ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी अवधि में आरओई में 82.7% की गिरावट है। आरओसी में 81.9% और आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स में 79.3% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो ग्रोथ तो है पर एफिशिएंसी गिर रही है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है, क्या ये विस्फोटक वृद्धि सिर्फ आकार में हो रही है, क्वालिटी में नहीं? और ये कितनी टिकाऊ है? तो फंडामेंटल्स में तो ये सवालिया निशान है, पर क्या बाजार की चाल मोमेंटम कुछ और कहानी कह रहा है? आपने कहा था कि मोमेंटम स्कोर 68 है। हाँ, मोमेंटम तो अभी मजबूत दिखता है। स्टॉक अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज 8 में से 8 एसएमएस और 8 में से 8 ईएमएस, इन सब से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये तेजी का स्पष्ट संकेत है। तो फिर इसमें क्या कोई चेतावनी छिपी है या सब ठीक है मोमेंटम साइड पर? नई चेतावनी है, बिल्कुल है। आरएसआई और एमएफआई जैसे जो मोमेंटम इंडिकेटर हैं, जो ये नापते हैं कि कहीं शेयर बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से तो नहीं खरीद लिया गया, वो 100 के स्तर पर हैं। 100 पर? ये तो मैक्सिमम होता है शायद। हाँ बिल्कुल, इसे स्ट्रांगली ओवरबॉट कहते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई रबर बैंड अपनी सीमा तक खींच गया हो।
वो कभी भी वापस पलट सकता है। हाँ, यानी यहाँ से गिरावट का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो फंडामेंटल्स मिले जुले, बल्कि चिंताजनक, मोमेंटम तेज पर जोखिम भरा। अब देखते हैं कि कंपनी के मालिक और बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है? शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। प्रमोटर्स ने मार्च 2025 तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 72.7% से घटाकर 70.6% कर दी है। थोड़ी कमी है पर है। अच्छा, FIS या DIIs का क्या इसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII या घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DII की कोई हिस्सेदारी नहीं है, जिनकी मौजूदगी अक्सर कंपनी में भरोसे का संकेत मानी जाती है, वो यहाँ नहीं है। और कोई बड़ा निवेशक जिसने हाल में अपनी राय बदली हो, मतलब हिस्सेदारी घटाई या बढ़ाई हो? हाँ, एक प्रमुख निवेशक हैं, कड्याला शांतिश्री। उनके पास 3.5% हिस्सेदारी थी। उन्होंने इसमें 31.8% की बड़ी कमी की है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यानी एक बड़े निवेशक ने अपनी होल्डिंग घटाई है। हाँ, साथ ही हाल में कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियां भी हुई हैं, जैसे 30 अप्रैल 2025 को कई निर्देशकों और रिश्तेदारों द्वारा शेयरों का कन्वर्जन और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये गतिविधियां थोड़ी जटिल हैं, लेकिन दिखाती हैं कि कंपनी के अंदर भी शेयर होल्डिंग में बदलाव चल रहा है। तो संक्षेप में वेगा ज्वेलर्स एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां एक तरफ पिछले रिटर्न अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं और मौजूदा मोमेंटम भी तेज है, लेकिन दूसरी तरफ मूल्यांकन बेहद महंगा लगता है, मुनाफा कमाने की क्षमता यानी ROE उसी गिरी है। ट्रेंडलाइन चेकलिस्ट पर प्रदर्शन कमजोर है और प्रोमोटरों व एक प्रमुख निवेशक ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। बिल्कुल, ये स्थिति कई सवाल खड़े करती है। सही कहा आपने। असामान्य वृद्धि के आंकड़े चेतावनी के संकेतों जैसे ओवरबॉट इंडिकेटर्स, गिरती दक्षता और प्रोमोटर हिस्सेदारी में कमी के साथ मौजूद हैं। मार्च 2025 के वित्तीय आंकड़े जहां विस्फोटक बढ़ोतरी दिखाते हैं, वहीं उसी दौरान दक्षता अनुपात बुरी तरह गिरे हैं। ये तालमेल ठीक नहीं बैठता। असली वजह क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ मोमेंटम है? और क्या ये प्रदर्शन टिकाऊ है, खासकर जब बुनियादी वित्तीय स्वास्थ्य संकेतक इतने मिले जुले और कुछ हद तक चिंताजनक संकेत दे रहे हों? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर निवेशकों को शायद आगे और विचार करने की जरूरत है।